स्टडी करने वाले हैं? हम उसमें स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 6 विच इज टिश्यू। तो टिश्यू में जो टर्म का जो सिलेबस आया है अभी सीबीएसई ने जो रिलीज किया है, पहले उसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है। सो यहाँ पे हमको पढ़ना है टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स के बारे में, है ना। हम देखेंगे कि टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं। और इसके अलावा सीबीएसई ने बोला है कि इसमें हमको एनिमल और प्लांट टिश्यू के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में भी स्टडी करना है ना, जिसमें मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू जो है प्लांट में, और इसके अलावा एनिमल जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए एक ही पूरा कंप्लीट वीडियो यहाँ पे है, और इस पर्टिकुलर वीडियो को जब आप एंड तक देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस करोगे, एसर्जन रीजनिंग आप प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें आप हाईएस्ट मार्क्स गेन कर सको, है ना। तो चलो अपने दोस्तों को भी ये बता दो, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो, ताकि वो भी इससे बेनिफिट लेके आए, है ना। अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि यार ये जो बॉडी है आखिरकार फंक्शन कैसे करती है, हमारी बॉडी जो है ये फंक्शन कैसे करती है ना। हम चलते फिरते हैं, बात करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, है ना। इसके बाद फूड जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। ये सब चीज़ें आखिरकार होती कैसे हैं, आखिरकार बॉडी कैसे फंक्शन करती है। तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारी बॉडी या फिर किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिलकर बनी हुई है, किससे? सेल से। किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है। तो सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है यहाँ पे? यूनिट ऑफ लाइफ। जो लाइफ है उसकी यूनिट क्या है? सेल है। तो सेल से मिलकर ही सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, है ना, सिंगल सेल। और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल के मिलकर बने हुए होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर सेल। तो बेसिकली यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनी मतलब होता है सिंगल। यूनी का क्या मतलब हुआ? यूनी का मतलब हुआ सिंगल। तो सिंगल सेल्स जो होते हैं उसको हम यूनिसेलुलर सेल्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, पता है ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं? अमीबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? अमीबा। ठीक है। तो अमीबा की देखो इरेगुलर शेल है, और ये बेसिकली पूरा का पूरा ही क्या है? ये सेल है ना। और इसमें बीच में जो रेड जो आपको डॉट दिख रहा है ये बेसिकली न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो अमीबा में ये चीज़ें मिलती हैं, एक ही सेल का बना होता है ना। एक ही सेल से मिलकर ये बना रहता है, और ये क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है, फूड को इनटेक कर सकता है, गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, और एक्सक्रिएशन कर सकता है। तो सिंगल सेल है बट अपने सारे काम कर पाएगा, ये इधर उधर घूम फिर पाएगा, सिंगल सेल है। उसके बाद फूड अगर खाना है तो फूड वगैरह भी खा लेगा ये, है ना, इसके अंदर इंगल्फ कर लेगा। देन गैस का भी एक्सचेंज कर सकता है, मतलब बाहर जैसे ऑक्सीजन वगैरह है अंदर जाना है तो वो भी चली जाएगी। एक्सक्रिएशन कर सकता है, मतलब अंदर कोई आपका रॉ मटेरियल बन गया तो उसको बाहर भी निकाल सकता है। ये सारे काम ये अकेला सेल कर सकता है ना। तो यहाँ पे एक और टर्मोलॉजी है, वो है आपका क्या? मल्टी सेलुलर। अब ये मल्टी सेलुलर क्या है? मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। क्या होता है मल्टी का मतलब? मैनी, बहुत सारे सेल्स। सो मल्टी सेलुलर क्या है? दे आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। कौन? मल्टी सेलुलर। और ये एक साथ काम करते हैं, है ना, और एक साथ फंक्शन करते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइप के किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि भाई हमने तो बोल दिया कि मल्टी सेलुलर तो फंक्शन करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं। जैसे कि ये नहीं होता लेबर्स, बहुत सारे घर बनाना हो एक काम को, तो घर बनाना हो तो एक एक ईंट को लाने के लिए अलग अलग लेबर्स लगेंगे, उसके बाद जोड़ने के लिए अलग लगेगा। तो ये सारे काम जो रहेंगे बहुत सारे लोग मिलके करेंगे। तो ऐसे ही मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स क्या करते हैं? बहुत सारे सेल्स मिलकर काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो सेल जो है वो बेसिकली एक सिंगल यूनिट होती है, जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। मेन ऑर्गन में से एक, मेन ऑर्गेनिल में से एक, है ना। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्गेनिल। तो मेन ऑर्गेनिल में से एक होगा यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है। और न्यूक्लियस जो है, और इसके अंदर लिक्विड मटेरियल होगा, जिस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म।
क्या बोलेंगे इसको हम? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के ऊपर एक लेयर होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये है बेसिकली सेल। अब बहुत सारी सेल्स आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, है ना, ये देखो। अभी आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत सारी सेल्स जो हैं वो कैसी हो गई हैं? ज्वाइंट, है ना। और क्या बना दिया? एक लेयर, है। तो बहुत सारी जो सेल्स हैं ये ज्वाइंट हो गई हैं और क्या बना दिया? एक लेयर बना दिया। और इस लेयर जो रहेगी स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो बेसिकली ये क्या बन गया है? ये बन गया है टिश्यू। क्या बन गया? ये यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे टिश्यू। जो एक ही टाइप की सेल्स आपस में क्या हो रही हैं? आपस में ज्वाइंट होके और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। और ये जो टिश्यूज रहेंगे ये भी आपस में क्या होंगे? ज्वाइंट होंगे। डिफरेंट टाइप के टिश्यू। अब भाई इसने क्या करा? इसने एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू बना लिया। अब एक और स्पेसिफिक टाइप का दूसरा टिश्यू होगा, वो अलग काम करेगा, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लेयर है नीचे वाली, ये पता है यही लेयर है जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की। ये कौन सी लेयर है? ये है आपके टिश्यू। इसको हम बोलते हैं मसल्स टिश्यू। कौन सी टिश्यू है ये? मसल्स टिश्यू। मसल टिश्यू। तो भाई ये मसल टिश्यू है जो क्या करता है? मूवमेंट का काम करता है। इसके अलावा ऊपर भी और दूसरी टाइप के टिश्यूज हैं, फिर ये ऊपर दूसरी टाइप के टिश्यूज हैं। तो बहुत सारी टिश्यूज आपस में ज्वाइंट होके परफॉर्म कर रही हैं एक फंक्शन, है ना। तो जो हमारा नया बना है ये बहुत सारे टिश्यू से मिलकर, ये क्या है? ऑर्गन। ये क्या है? ऑर्गन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या है? स्टमक। अब बहुत सारे ऑर्गन्स, अब देखो यहाँ तो एक ही ऑर्गन ये रहा, उसके बाद फिर यहाँ पे ये दूसरा ऑर्गन है, ये तीसरा ऑर्गन है, चौथा ऑर्गन, पांचवा ऑर्गन। तो डिफरेंट ऑर्गन यहाँ पे हैं। ये सभी ऑर्गन आपस में ज्वाइंट होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो ये है कुछ बेसिक्स, है ना। तो आपको बेसिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो बेसिकली सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल जो रहेंगे सिमिलर स्ट्रक्चर और वर्क के, एक साथ कुछ काम करेंगे, फंक्शन करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। फिर ये टिश्यू जो रहेंगे आपस में ज्वाइंट होंगे। सो द ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। जैसे कि हार्ट, लिवर, स्टमक, ये सब क्या है? ये हैं ऑर्गन्स। बहुत सारे टिश्यूज जो हैं आपस में ज्वाइंट होंगे, एक साथ काम करेंगे, दैट दे फॉर्म ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बाद फिर क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में ग्रुप हो जाएंगे और एक काम करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे हार्ट, लीवर, स्टमक, ये किसके और एग्जांपल थे? ऑर्गन्स के एग्जांपल थे। बट सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव ट्रैक, ये सभी एग्जांपल किसके हैं? आपके ऑर्गन सिस्टम के। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें ब्लड मूव होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, सांस लेते हैं जिससे। डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिससे क्या करते हैं? हम खाने को पचाते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो टाइप के ऑर्गन सिस्टम हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ह्यूमन बींग्स में देखेंगे और प्लांट्स में देखने वाले हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में मसल सेल होती हैं, है ना, जो क्या करती हैं? मूवमेंट का काम करती हैं। नर्व सेल होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाने का काम करती हैं कि भाई देखो वहाँ पे कुछ करना है, यहाँ पे कुछ करना है, तो भाई ये काम करना, वो काम करना। ये सारे मैसेज कौन पहुंचाएगा? नर्व। इसके अलावा ब्लड फ्लो करने के लिए जो हमारे पास होता है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। वही अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट में भी क्या होता है? सिस्टम्स मिलते हैं। जैसे कि वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये छोटी सी पाइप जैसी दिख रही होगी, ये पता है क्या? वेस्कुलर टिश्यू है। इससे वाटर जो है क्या होता है? मूव करता है। यहाँ से वाटर गया और वाटर जो है पूरे प्लांट में फैल जाएगा और वही यहाँ पे फूड बनेगा, है ना। वो फूड क्या होगा? वो फूड फिर प्लांट में आपका पूरी बॉडी, प्लांट बॉडी में फैलेगा। तो इस तरीके से वैस्कुलर टिश्यू बन मिलता है इसमें प्लांट में, जो कि फूड और वाटर, फूड और वाटर दोनों को ही क्या करता है? कंडक्ट करने का काम यहाँ पे करेगा, है ना। तो इस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बिल्कुल उनकी खास बात है कि भाई ये डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। क्या करते हैं? ये डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम को बांट लेते हैं। तो काम को बांट लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स वर्क भी इजी तरीके से हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या प्लांट और एनिमल टिश्यू सेम होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो इधर से उधर घूम सकते हैं फूड के लिए, है ना, मेट करने के लिए, शेल्टर के लिए, अपने घर के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, ये क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं इधर से उधर एनिमल। और इसके अलावा जब ये घूमते फिरते हैं तो इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। और
ये जो इसमें होंगे, ये क्या होंगे, इसके अधिकतर जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, मूव कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, जबकि प्लांट को ये सब नहीं करना पड़ता। प्लांट जो होता है एक ही जगह फिक्स रहता है, तो मूव नहीं करते, तो उनको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वो उनके क्या होता है, सपोर्टिव सिस्टम रहता है ना, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं वो। तो इस तरीके से एक जगह खड़े रहते हैं, तो उनको सपोर्ट सिस्टम के लिए उनको जो सेल्स चाहिए रहती है वो डेड सेल्स है ना, मतलब उनमें जो सेल्स होती है अधिकतर डेड सेल से मिलकर बनी हुई होती है ना। जैसे कि किसी भी ट्री को देखोगे तो ऊपर बार ही बार दिखाई देगा, डेड सेल्स है वो, है ना। तो इस तरीके से प्लांट और एनिमल टिश्यू में थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है कि थोड़ा सा उनका वर्किंग अलग होने के कारण उनके स्ट्रक्चर्स भी अलग हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे पैटर्न ऑफ ग्रोथ का, कि अगर हम बात करें एनिमल में, तो एनिमल में सेल जो ग्रोथ होगा एनिमल का वो बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से होता है, एंड देयर इज अ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवीजन एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। एनिमल में पूरी की पूरी बॉडी जो रहती है वो क्या करती है, यूनिफॉर्म तरीके से सेल को ग्रोथ करती है ना। ये सेल डिवाइड हो रही है, ये सेल डिवाइड नहीं हो रही है, तो स्पेसिफिक तरीके से, है ना। कोई रीज़न नहीं होता इसमें कि भाई एक पोर्शन ज़्यादा डिवाइड कर रहा है और एक पोर्शन ज़्यादा डिवाइड नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता उसमें। उसमें बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से सेल डिवाइड करते हैं, सेल ग्रोथ करती है। जबकि प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें रीजन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, इस प्लांट में आप देखोगे कि रीजन्स है। जैसे कि आप, ये प्लांट का पार्ट है, एपिकल पार्ट सपोज करो इसको, तो यहाँ पे एपिकल पार्ट में यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होगा, फिर यहाँ पे इंटरक्लैरी मेरिस्टेम होगा, और जो यहाँ पे अगर बगल वाले ये लेटरल मेरिस्टेम है। ये वो लोकेशंस है जहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है प्लांट में, और बाकी की जो जगह है वहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं होती है। तो क्या होते हैं इसमें, रीजंस हमको दिखाई देते हैं। और देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। और जो प्लांट होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर डिवाइड करते जाते हैं, तो उनकी हाइट भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो हाइट भी इंक्रीज हो रही है उनकी, और कंटिन्यूसली वो डिवीजन भी करते रहते हैं। और इसके अलावा द टिश्यूज आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। प्लांट में कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं जहाँ पे प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम बोलेंगे। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, है ना। तो जो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फॉर मोर precise and localized in a complex animal than even in very complex plant। तो यहाँ पे बेसिकली काफ़ी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी एनिमल और प्लांट दोनों में ही स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आखिरकार ये टिश्यू क्या है। तो बहुत ही सिंपल, टिश्यू द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। टिश्यू एक्चुअल में वो सेल का ग्रुप होता है, सेल का वो ग्रुप जिसमें कॉमन ओरिजिन हो, मतलब एक जैसे दिख रहे हो, और सिमिलर फंक्शन और एक जैसे फंक्शन करते हैं। वो सेल्स का ग्रुप जो कि एक जैसा फंक्शन करता है और ओरिजिन भी उनका कॉमन है, इसको हम वो क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू के अगर हम टाइप की बात करें तो यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और दोनों ही पार्ट हमको यहाँ पे स्टडी करने हैं। प्लांट टिश्यू के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू को हम बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। वही एनिमल को हम यहाँ पे चार टाइप में डिवाइड कर देंगे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, है ना। एपिथेलियल यानी कि बाहर की लेयर, कनेक्टिव दैट मीन्स आपका ब्लड, मस्कुलर जो कि आपको मूवमेंट करने में यूज होता है, और नर्वस जो आपको सोचता है ना, आपका माइंड, उसको नर्वस टिश्यू बोलते हैं। तो सभी टिश्यूज के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू को बेसिकली मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट दो टाइप से डिवाइड किया गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं तो इसको तीन पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहला है एपिकल, दूसरा है इंटरक्लैरी, और तीसरा है मेरिस्टेम। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, टिप वाले पोर्शन पे ये तीनों ही रीजन हमको दिखाई देते हैं। वही परमानेंट टिश्यू जो क्या नहीं करते, जो जिसको हम नॉन डिवाइडिंग भी बोलते हैं, है ना। नॉन डिवाइडिंग क्यों क्यों बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग, क्योंकि डिवीजन नहीं करते, है ना। तो ये होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, एक एक करके बात करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहता है ये डिवाइडिंग टिश्यू होती है, कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, और ये जो होगा आपका क्या होगा, ये प्लांट के उस हिस्से में मिलते हैं जहाँ पे ग्रोथ होती है। तो ग्रोइंग रीजन में ये प्लांट, ये पर्टिकुलर टिश्यूज आपको मिलेंगे।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होंगे वो स्पेसिफिक लोकेशन में ही हमको दिखाई देते हैं। तो 3 लोकेशंस हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके ऊपर का टिप को हमने यहाँ पे तोड़ दिया और ये निकाला। तो ये निकाला तो हमको क्या मिलेगा, 3 रीजन मिलेंगे। एक एपिकल रीजन मिलेगा जहाँ पे क्या होगा आपका एपिकल यानी कि सबसे टिप का पोर्शन। देन उसके बीच में क्या मिलेगा, इंटरक्लेरी मिलेगा, ये बेसिकली नोड के पास रहता है। और 2 नोड के बीच में जो स्पेस रहता है ना, यहाँ पे आपको इस तरफ कॉर्नर में लेटरल मेरिस्टेम मिल सकता है। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो टिप में प्रेजेंट होगा, स्टेम और रूट दोनों के, है ना। मतलब ये स्टेम के टिप में भी और रूट के टिप में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, चलो देन दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। इसके कारण क्या होता है, अगर एपिकल मेरिस्टेम डिवीजन करता है तो इसकी लेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। इंटरक्लेरी की बात करें तो ये आपके लीफ के बेस, मतलब ये जो पत्तियां हैं इसके बेस पे मिल जाता है ना। और जो होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा नोड के रीजन के ग्रोथ के लिए। जो नोड जो है इसको हम बोलते हैं नोड रीजन ना, जहाँ से नी लीफ वगैरह ब्रांचेस वगैरह डेवलप होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। तो वहाँ से ये डेवलप होती है। देन लेटरल मेरिस्टेम की बात करें इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो अगल बगल का हिस्सा है। सो द ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, रूट और स्टेम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई जो लेटरल मेरिस्टेम होता है उससे कौन सी ग्रोथ होती है, उससे थिकनेस इंक्रीज होती है। मतलब अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो ये जो थिकनेस है ये और मोटा अगर हो जाएगा और थिकनेस बढ़ने लग जाएगी तो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो 3 टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल जो होती हैं बहुत ही एक्टिव होती हैं क्योंकि कंटिन्यूसली उनको डिवीजन करना है। और इनकी जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है। और इनकी जो वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है ना। मतलब अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल से मिलकर बना होता है उसकी बात करूं तो ये बहुत ही एक्टिव है। मतलब 1 से 2 तुरंत बना लेंगे, 2 से फिर 4 बना लेंगे, इस तरीके से डिवीजन इनका होता जाएगा। और ये साइटोप्लाज्म डेंस होता है, सेलुलोज की वॉल होती है और इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, एक न्यूक्लियाई होता है इसमें। और इसमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। प्लांट सेल में आप देखोगे कि वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, बट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होती हैं उसमें वैक्यूल्स जो हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम, नए सेल जो बनते हैं मेरिस्टेम से बनते हैं। इससे कारण क्या होता है, प्लांट ग्रो होता है, मैच्योर होता है। और ये क्या होता है, ये स्लोली स्लोली क्या होते हैं, चेंजेस होते होने लग जाते हैं इसके अंदर एंड बिकम डिफरेंशिएट एंड कंपोनेंट्स टू अदर टिश्यू। और इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो जब तक ग्रोथ चल रही है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहेगा डिवीजन करते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो डिफरेंशिएटेड हो जाएगा। डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए खुद के अंदर चेंजेस लेके आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन विच सेल चेंज फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर। एक सेल टाइप से वो दूसरे टाइप की सेल में चेंज हो जाएगा, इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जिससे वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की, आखिरकार परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया डिफरेंशिएशन के बारे में, है ना। तो क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाती हैं परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, और इनको क्या होता है, इनको एक स्पेसिफिक रोल मिल जाता है। ये जो सेल है जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अब ये कन्वर्ट होके कोई स्पेसिफिक फंक्शन को करने लग गई है ना, जिसके कारण इनको डिवाइड नहीं होना पड़ता, मतलब डिवाइड होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या करते हैं, लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, ये अपनी डिवीजन होने की कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को लूज कर देते हैं, जिससे क्या बन जाते हैं, वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। सो इन द डिफरेंशिएशन प्रोसेस सेल टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन। जो डिफरेंशिएशन होता है उसी से क्या बन जाते हैं, स्पेसिफिक टाइप के शेप ये ले लेते हैं, स्पेसिफिक टाइप के साइज में आ जाते हैं और अपना फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसी को हम परमानेंट टिश्यू
बोलेंगे। परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। वही कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि ये क्या करता है, जो कि आपके वाटर और फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा जो होता है बेसिकली, ये देखो आप पैरेन्काइमा की सेल्स है ना, इनके बीच में आप देख रहे हो ये थोड़ा सा स्पेस भी है ना। तो ये जो होती है ये एपिडर्मल होती है। पैरेन्काइमा कैसे होते हैं, एपिडर्मल होते हैं। कैसे हो एपिडर्मल, एपिडर्मल मतलब ऊपर की लेयर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और इनमें जो आपका सेल है वो अनस्पेशलाइज सेल जो होगा और थिन वॉल होती है इसकी, इसकी वॉल कैसी होती है, थिन। तो ये कुछ खास बात है कि ये जो है ये कैसे है, एपिडर्मल लेयर बनाती है, पैरेन्काइमा की सेल्स एपिडर्मल लेयर बनाएगी, अनस्पेशलाइज्ड सेल रहेंगे ये, है ना। और क्या करेंगे ये आपका थिन सेल वॉल बनाती है। कैसी बनाती है, थिन सेल वॉल। ये लिविंग सेल्स होती हैं, सारी की सारी सेल्स कैसी होंगी, लिविंग होंगी। और इनमें जो अरेंजमेंट होगा वो बहुत ही लूज होगा, जैसे देखो दूर दूर है, जिसके कारण इनके बीच में स्पेस आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब दो सेल के बीच में, भाई ये सेल है ये सेल है, इनके बीच में थोड़ा सा देखो गैप है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये जो होते हैं अधिकतर क्या काम करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ पैरेन्काइमा का भी कुछ टाइप है ना, कुछ टाइप होते हैं पैरेन्काइमा के, जैसे कि क्लोरेनकाइमा, है ना, एरेनकाइमा, है ना, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। तो सबसे पहले हम क्लोरेनकाइमा की बात कर लेंगे कि क्लोरेनकाइमा क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्लोरेनकाइमा जो है वो बेसिकली क्या होगा, ऐसे पैरेन्काइमा सेल होंगे जो जिनमें क्या आ जाता है, क्लोरोफिल आ जाता है, जिनमें क्या आ जाता है, क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या कर पाते हैं, पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। क्लोरोफिल से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पता है क्या है, वो है फूड बनाने की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये, फूड बनाने की प्रोसेस। तो इसमें क्लोरोफिल मिलता है क्लोरेनकाइमा में, और ये फूड बनाने का काम करते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट द एरेनकाइमा। एरेनकाइमा में क्या होता है कि इन सेल के बीच में एयर कैविटीज मिल जाती हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, ये पानी में भी फ्लोट कर पाते हैं। तो ऐसे प्लांट जो पानी में फ्लोट करते हैं उनमें एरेनकाइमा की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोलेनकाइमा का। पैरेन्काइमा हमारा हो गया, पैरेन्काइमा के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। तो कोलेनकाइमा जो रहता है वो इलोंगेटेड और इरेगुलरली थिकनिंग एट कॉर्नर्स। मतलब ये जो सेल्स होती हैं, देखो आप ये एक सेल देखो, इनकी एक सेल के कॉर्नर में जो है ये थिकनिंग ज़्यादा होती है। क्या होती है ज़्यादा, कॉर्नर में थिकनिंग ज़्यादा होती है और इरेगुलर मतलब थिकनिंग रहेगी, ठीक। देन ये जो है इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है ना। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा था, बट इसमें कैसा है, इंटरसेलुलर स्पेस कम है। ये लिविंग सेल्स होती हैं सारी की सारी, और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है प्लांट को। बहुत ही अच्छा फंक्शन है इसका। ये क्या है, पावरफुल है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। आप सेल के स्ट्रक्चर को देखो, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है ना। देखो ये रहा, इसमें क्या है, वॉल कॉर्नर में थिकनिंग है, ठीक है, जिसके कारण इसको सपोर्ट मिल रहा है ना। बाकी आप सेल में देखोगे तो वैक्यूल आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि भाई उससे पहले वाली जो सेल्स थी आपके पैरेन्काइमा में, तो पैरेन्काइमा में तो क्या था, पैरेन्काइमा में तो बेसिकली आपका स्पेस था, बट इसमें बहुत ही कम स्पेस मिलेगा। और ये देखो वैक्यूल्स भी कितने ज़्यादा बड़े बड़े हैं, है ना। तो ये कुछ फंक्शंस है इसके। तो हम यहाँ पे इसके अलावा आप देखोगे कि ये जो आपके पोलेनकाइमा रहता है, ये टिश्यू फाइंड इन लीफ स्टेल बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से नीचे जो लेयर मिलती है बेसिकली वो इसी पर्टिकुलर कोलेनकाइमा की ही मिलती है ना। और इट अलाउ द बेंडिंग टूवर्ड्स द बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक टेंड्रिल्स स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। अब देखो ये क्या करता है, कोलेनकाइमा थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है तो ऐसी जगह पे जहाँ पे ताकत की जरूरत पड़ती है प्लांट को, जैसे कि टेंड्रिल। टेंड्रिल्स क्या, टेंड्रिल्स जो आपने देखे होंगे बहुत सारे प्लांट्स ये इस टाइप के, जिसमें क्या बोलते हैं इस तरीके से निकलते हैं और वो किसी सपोर्ट पार्ट को पकड़ लेते हैं। तो जो टेंड्रिल्स होते हैं ना, इनमें कोलेनकाइमा की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इस टाइप के सेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है।
है ना। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? स्क्लेरेनकाइमा वो सेल्स हैं जो कैसी हैं? डेड। कैसी हैं ये? डेड, मर चुके हैं। इससे पहले जो दो सेल्स थी, दो कोलेनकाइमा और आपका पेरेन्काइमा, दोनों ही क्या थी? दोनों ही लीव थी, जिंदा थी। बट ये स्क्लेरेनकाइमा कैसी है? डेड सेल है ना। इन सेल में क्या होता है? वॉल में एक लेयर जम जाती है। किसकी लेयर जम जाती है? थिक लिग्निन की। तो यहाँ पे आप देखोगे डायग्राम में, तो देखोगे आप ये एक लेयर जम गई है ना। ये देखो, ये कॉर्नर में लेयर जम गई, तो पता है ये क्या है? ये लिग्निन है। इसको इसलिए बोलते हैं लिग्निफाइड वॉल। क्या बोलते हैं इसको हम? लिग्निफाइड वॉल। ये जो होती है कॉर्नर में नेरो टाइप की होती हैं, है ना। सो हम ये बोल सकते हैं कि दे सेल्स आर लॉन्ग एंड नेरो एज the wall are thickened due to the lignin, and wall of the cell are thick, so no internal space inside the cell. स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं, जो डेड सेल है बेसिकली, उसमें लिग्निन जो है वो आ गया है, तो वो कैसी होती हैं? उनमें स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। So these tissue are present in stem, around vascular bundle, and in veins of leaf and the heart, कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। तो ये बेसिकली वहाँ रहेंगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड हमको देखने को मिलता है, जैसे कि स्टेम के पार्ट पे ये रहेंगी। ये वेस्कुलर बंडल जो होता है, वेस्कुलर बंडल अभी जो है हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो हम पढ़ेंगे वेस्कुलर बंडल्स, उसमें भी ये मिलते हैं। जो डेड सेल्स मिलती हैं वो यही होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा। इसके अलावा लीव्स में जो वेन होता है ना, ये जैसे आप लीव्स देखोगे तो इस लीव में ये दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से डिजाइन दिख रहा है, ये यही क्या है? वेन्स है। तो इनमें भी यही सेल्स जो हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा आपके सीड और नट्स में जो हार्ड कवरिंग होती है, आप किसी सीड को उठाना तो उसकी हार्ड कवरिंग जो होगी, जैसे नारियल वगैरह में, तो वो यही होगी। ये क्या करता है भाई? बहुत ताकतवर है, तो स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड कराएगा प्लांट को, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ मिलता है इससे। एंड इट इज द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टफ। क्या बनता है? बिल्कुल हार्ड प्लांट बन जाता है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे कोकोनट, भाई नारियल तो सबने ही खाया होगा। तो नारियल अगर आपने खाया तो नारियल के ऊपर का जो छिलका है वो बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा की सेल से मिलकर बना हुआ है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, व्हाट इज एपिडर्मिस, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा टिश्यूज से थोड़ा सा अलग आते हैं, एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे। एपिडर्मिस क्या है भाई? एपिडर्मिस मतलब ऊपर की लेयर। एपिडर्मिस मतलब क्या है? ऊपर की लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे इसको हम? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब है आउटर मोस्ट सेल की लेयर। एपिडर्मिस जो होता है वो सिंगल लेयर सेल से मिलकर बना होता है। एक टाइप की ये सेल जो होती हैं ऐसे लेयर्स बना लेती हैं, है ना। ये बहुत सारी सेल्स बनाई मैंने, तो क्या बनाया? एक लेयर बना दी, तो इसको हम बोलते हैं सेल लेयर। ये प्लांट के अदर पार्ट को, अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, है ना। अब ये जो एपिडर्मिस होती है अलग अलग जगहों पे ये चेंज हो जाती है, थोड़ी सी चेंज। जैसे कि अगर मान के चलो ड्राई हैबिटेट है, मतलब कोई सूखी जगह पे है और वहाँ प्लांट ग्रो हो रहा है, तो क्या होगा? ये जो एपिडर्मिस होगी ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, है ना। और एपिडर्मल सेल जो होंगे एरियल पार्ट में, ये कैसे हो जाएंगे? थोड़े से वैक्सी हो जाएंगे। वैक्सी क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसमें क्यूटिन एक सब्सटेंस है वो सीक्रेट होता है, और इसके कारण क्या होगा? ये वाटर रेसिस्ट हो जाएगा, मतलब अंदर से वाटर जो है बाहर नहीं निकलेगा। भाई सूखा हुआ है, पानी की कमी हो जाएगी, तो भाई पानी निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वैक्सी लेयर बना लेता है ये, ताकि पानी बाहर ना निकले। तो सिंपल सी बात है, वैक्सी जो है वो क्यूटिन के कारण हुआ, ये एपिडर्मस लेयर क्यूटिन के कारण वैक्सी हो जाएगी। एंड द एड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस से ये प्रोटेक्ट करेगा। और इसके अलावा ये मैकेनिकल इंजरी जो होता है और पैरासाइट जो उसमें हमला करते हैं उससे भी ये बचाने का काम करेगा, है ना। और मोस्ट एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट। अधिकतर एपिडर्मिस जो है वो बेसिकली कैसी होती हैं? फ्लैट होती हैं। सेल ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो एपिडर्मिस की लेयर होती है इसमें कोई स्पेस नहीं होता, ये पूरी तरीके से एपिडर्मल टिश्यू जो है वो पास पास बिल्कुल चिपकी हुई रहती हैं। एंड ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल आर थिकर देन इनर वॉल। इसकी जो अगल बगल की वॉल जो रहती है ना, साइड वॉल जो होती हैं उसके आप कंपेरिजन में जो वॉल्स रहेंगी, है ना, साइड वॉल, वो क्या रहेंगे? थिकर। तो हम बोल सकते हैं आउटर एंड साइड वॉल जो होंगी वो थिकर होंगी अंदर की वॉल से, है ना। अंदर जो होगा बेसिकली बात करूँ तो ये ऊपर की और साइड की ये जो है ये थिक रहेंगी, जबकि इसके अंदर की जो रहेगी वो कैसे रहेंगी? थिन रहेंगी। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है स्टोमेटा।
ये जो आपका एपिडर्मिस की लेयर होती है ना, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे, ये जैसे सपोज करो ये लीफ है ना। अब ये लीफ में देखो मैंने क्या बना दिया, अंदर स्टोमेटा बना दिए थे, छोटे छोटे पोर्स। इस लीफ में क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं। ऊपर की लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो हम यहाँ बोल सकते हैं स्मॉल पोर आर फाउंड इन एपिडर्मिस लेयर एंड दीज पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा जो रहता है किडनी शेप के होते हैं। देखो ये जो शेप है ना, ये किडनी किडनी की तरह होती है ना। इसको यहाँ बनाते हैं, तो ये किडनी इस तरीके से किडनी होती है ना, तो ये किडनी की तरह शेप होता है, ठीक है। और ये जो किडनी की तरह शेप जो सेल्स रहती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोर्स हैं छोटे छोटे, इसी में क्या होता है कि अंदर अगर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाना है तो इसी स्टोमेटा के थ्रू ही अंदर जाती है। और अंदर कोई अगर चीज़ बनी हुई रहती है जैसे कि ऑक्सीजन बना है, तो वो भी इसी से ही बाहर आता है ना। तो इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर हम बात करें फंक्शन का, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। इसके अलावा अगर अंदर पानी है, वाटर, तो वो भी इसी के थ्रू क्या आता है, बाहर आता है। तो वाटर लॉस भी किससे होता है, इसी से होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रांसपीरेशन, दैट मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा है इसी के थ्रू ही वाटर लॉस भी होता है, और इसको बहुत ही स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी से हम जानते हैं, वो है ट्रांसपीरेशन, है ना। तो ये हमारा स्टोमेटा भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रूट एंड एपिडर्मल सेल बियर अ लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्सिव सरफेस एरिया। आप देखोगे कि जो रूट की एपिडर्मिस होती है, अभी देखो यहाँ पे हमने देखा कि भाई एपिडर्मिस में ही क्या है, एपिडर्मिस में ही यहाँ पे बना हुआ है स्टोमेटा। एपिडर्मिस में ड्राई था तो उसमें एक क्यूटिन की जो लेयर थी वो आ गई थी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रूट की जो एपिडर्मिस है, वहाँ पे जो हेयर लाइक पार्ट बनते हैं बहुत सारे, है ना। और जो हेयर लाइक जो पार्ट बनते हैं, इसके थ्रू ये पानी को एब्जॉर्व करता है, पानी को एब्जॉर्व करने के एरिया को बढ़ा देता है। सो ये जो रूट में एपिडर्मस सेल होती हैं, वो वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करती हैं। और इसके अलावा ऐसे प्लांट जो डेथ हो जाती है, जिनकी आपने देखा होंगे, मतलब जो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव टिश्यू आ जाती है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्क। द प्लांट ग्रो ओल्डर, the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem located in the cortex form layer of cell which constitute the cork. तो कॉर्क ये बना लेता है ना। जो कॉर्क होगा वो बिल्कुल डेड सेल से मिलकर बना रहेगा, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, और इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता है। और इसमें एक सब्सटेंस मिलता है जिसको हम बोलते हैं सुबेरिन। क्या बोलते हैं इसको हम, सुबेरिन। तो इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पे एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है ये। यहाँ पे क्या मिल सकता है, सुबेरिन, है ना। और सुबेरिन के कारण ही क्या होगा, यहाँ से फिर ना तो गैस अंदर जा पाएगी, ना तो वाटर बाहर आ पाएगा। इम्परवियस मतलब कोई चीज अंदर बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पे क्या है, सुबेरिन, है ना। तो ये कॉर्क की सेल एकदम बिल्कुल पास पास, कोई स्पेस नहीं, कोई चीज ना तो अंदर जा सकती है, ना तो कोई चीज बाहर आ सकती है। चलो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स भाई टिश्यू क्यों बोलते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई होती है, और अपने सभी सेल जो रहते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से, और फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जाइलम फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, है ना। दोनों ही क्या काम करते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं। जाइलम फ्लोएम को हम वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, वाटर और फूड दोनों को इधर से उधर लेके जाते हैं, मतलब कंडक्शन करते हैं, इसलिए इसको हम कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो क्या होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं, जो कि टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट मतलब ज़मीन में जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। भाई ज़मीन के अंदर पानी है ना, और आपके लीफ में क्या बनता है, फूड बनता है। तो दोनों को पूरे बॉडी, प्लांट बॉडी में पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे
पानी निकालने के लिए वेस्कुलर टिश्यू का होना बहुत ज़रूरी होता है। पानी अगर ज़मीन में से निकालना है तो कितना इम्पोर्टेंट ज़रूरी काम है, क्योंकि क्या आप पानी जो है ज़मीन में से ऊपर की मिट्टी से निकाल सकते हैं? क्या आपके लिए पॉसिबल है? नहीं। बट इस पर्टिकुलर प्लांट के रूट के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, वो आसानी से पानी को निकाल लेते हैं। जिसमें तो हमको लगता है कि पानी नहीं होगा उसमें भी तो सर्वाइव करते हैं वो, है ना। तो टेरिस्टियल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर में से एक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम की। जाइलम यहाँ पे ट्रैकेट्स, वेसल और जाइलम पेरेन्काइमा से मिलकर बना हुआ है। देखो डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे जाइलम को बनाने के लिए। तीनों टाइप के स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, बनाते हैं किसको, जाइलम को बनाते हैं। जाइलम जो है वो ट्रैकेट, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, है ना। यहाँ पे फाइबर और ऐड कर लो आप, जो कि डेड सेल्स होती हैं। तो जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, वेसल्स और ट्रैकेट्स, इनसे मिलकर ये बना हुआ होता है। जो ट्रैकेट्स और वेसल होते हैं वो थिक वॉल होती है इनमें, और अधिकतर जो सेल्स होती हैं इसमें डेड होती हैं जब ये मैच्योर हो जाती हैं। तो ट्रैकेट वेसल जो वेसल्स जो होंगी वो ट्यूब के स्ट्रक्चर्स की होंगे। ये देखो यहाँ पे ट्रैकेट्स और वेसल्स दोनों कैसे ट्यूब के जैसे हैं, है ना। एंड दिस अलाउ टू सपोर्ट वाटर एंड मिनरल, ये वाटर और आपके मिनरल दोनों को अलाउ करते हैं वर्टिकली जाने के लिए। और इसके अलावा पेरेन्काइमा होता है इसमें, जो कि बेसिकली जाइलम पेरेन्काइमा बोलते हैं। ये क्या स्टोर करती है, ये स्टोर करती है फूड को। जाइलम फाइबर जो होते हैं वो बेसिकली सपोर्ट करने का काम यहाँ पे करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट किसको करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, है ना। वाटर के साथ ये बेसिकली मिनरल्स को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। अब फ्लोएम क्या करेगा। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख लो कि फ्लोएम किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फ्लोएम बना हुआ है सीव प्लेट्स, देन सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और कॉम्पेनियन सेल से मिलकर ये बना हुआ है ना। तो फ्लोएम जो है 4 टाइप की सेल्स जो हैं जिससे मिलकर बना होता है, सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये जो पर्टिकुलर सीव ट्यूब्स रहती हैं ये कैसी हैं, ये आपकी परफोरेटेड, मतलब इसमें आपकी क्या होंगी, बहुत सारे पोर्स होंगे, है ना। और ये ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, ट्यूब की जैसे होती हैं ये, ठीक। फ्लोएम जो रहता है वो बेसिकली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इस बात को ध्यान रखना, जाइलम किसको करता है, जाइलम करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम करता है फूड को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। देन लीव्स से ये पूरी बॉडी के पार्ट में, दैट मीन्स यहाँ पे देखो फूड जो है वो कहाँ बनता है। अगर कोई पूछेगा भाई प्लांट में फूड कहाँ बनता है, तो हम क्या बोलेंगे, लीफ में। तो लीफ में अगर फूड बनता है तो भाई पूरे प्लांट में पहुंचाना पड़ेगा ना फूड को। तो किसके थ्रू पहुंचाएगा ये पहुंचाएगा फ्लोएम के थ्रू। सो द फ्लोएम फाइबर, है ना, इसको छोड़ के अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल। फिर फ्लोएम में सिर्फ जो फ्लोएम फाइबर होता है वो सिर्फ डेथ होता है, बाकी सब कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में देखो टिश्यू के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन करते हैं और उनका कॉमन ओरिजिन होता है ना। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एनिमल टिश्यूज की। एज यू कैन सी कि हमारा एनिमल जो टिश्यू है वो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लंग्स को देख रहे हो, लंग्स स्पेसिफिक टाइप के सेल और स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट है वो, है ना। चलो यहाँ पे लंग्स में बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हुए क्या मिलेगी, मसल सेल बनेंगी, जो क्या करेगा, लंग्स को मूव करने का काम करेगा, है ना। तो लंग्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा ये, जिससे मूवमेंट होगा, है ना। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक बैंड है जो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। अब हमने तो क्या कर दिया, खींच दिया। अब थोड़ी देर बाद जैसे हम इसको हटाएंगे तो ये वापस उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा, होगा ऐसा। ये अभी ऐसा का ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी इसको हमने खींचा, मतलब एनर्जी लगाई इसमें, और फिर एनर्जी लगाने के बाद फिर हम क्या करा, जैसे ही छोड़ेंगे वो वापस उसी जगह पे पहुंच जाएगी, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्स पोजीशन, और इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर रिलैक्स होगा तो वापस उसी पोजीशन पहुंच जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा।
तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो बेसिकली होता क्या है, हर ऑर्गन जो होता है हमारी बॉडी में जो मूवमेंट करते हैं वो रिलैक्स स्टेज पे रहते हैं, उनके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर वापस से वो रिलैक्स हो जाते हैं, है ना। तो लंग्स जो होता है इसी तरीके से जो है काम करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम बोलेंगे मसल्स इस तरीके से काम करती है। सो अगर हम लंग्स की बात करते हैं, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, बट वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाती है, वो ऑक्सीजन जाती है हमारे पूरे बॉडी के अंदर। मतलब जब हम यहाँ पे लंग्स से, यहाँ पे ये जो लंग्स है हमारे, इससे अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन जो रहेगी वो फिर मिक्स हो जाएगी ब्लड वेसल्स में, और फिर ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में यहाँ पे सर्कुलेट हो जाएगी, है ना। सो अब यहाँ पे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी तो ऑक्सीजन करता क्या है, ऑक्सीजन बेसिकली फूड के साथ रिएक्शन करता है और एनर्जी बनाता है, और वो भी कहाँ पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है जिसमें, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ब्लड का, तो ब्लड क्या फंक्शन करता होगा, ब्लड जो है बेसिकली बहुत सारे सब्सटेंस को, वेरियस सब्सटेंस को बॉडी के सारे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन को भाई वहीं से पहुंचाएगा, फूड मटेरियल भी सेल्स में वहीं से पहुंचेंगे, और बहुत सारा वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है और पूरी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी आपके ब्लड के थ्रू ही होता है। सो ब्लड एंड मसल्स दोनों का बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। ये दोनों आपके क्या हैं, टिश्यू हैं हमारी बॉडी में, दोनों ही क्या है, टिश्यूज हैं। एनिमल टिश्यू को बेसिकली हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। चार टाइप में इसको हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं, गलत हो गया ये, 3 और 4। तो चार टाइप के एनिमल टिश्यू हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू का, कि एपिथेलियल टिश्यू हम बोलते किसको हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एपिथेलियल टिश्यू हमारी प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं, क्योंकि ये ऊपर की लेयर में हमको मिलती हैं। हमारी बॉडी के ऊपर की लेयर में हमको एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगी, मतलब कवरिंग टिश्यू, कवर करती हैं हमारी बॉडी को। कवर किसने किया है, एपिथेलियल टिश्यू ने ही किया है। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास पैक्ड रहेंगे और एक कंटिन्यूअस सीट का फॉर्मेशन करेंगे। इनके बीच में किसी टाइप का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता है ना। इनके बीच में स्पेस नहीं मिलेगा, एक कंटिन्यूअस सीट रहेगी इसमें, और ये टाइटली पैक्ड रहेंगे, ठीक है। और ये टिश्यू की बात करें तो कहाँ कहाँ, देखो हमारी स्किन है, हमारे माउथ के अंदर, हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे लंग्स यानी कि सांस लेने वाली जो एल्वोलाई होती है उसमें, किडनी के जो लेयर होगी उसमें, सभी जगहों पे आपकी स्किन, मतलब आपके इतने सारे ऑर्गन्स में आपके ये एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। ये कुछ इस तरीके की टिश्यूज होती हैं, देखो बिल्कुल पूरी तरीके से इन्हें एकदम टाइटली पैक्ड इन्होंने किया हुआ है ना। ये देखो यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, कहाँ पे ये ब्लड वेसल है, ये स्किन से, है ना। अलग अलग जगहों पे ये हमको मिलते हैं। जैसे देखो ये लंग्स के अंदर की जो लेयर होती है, ये सब क्या है, ये सब एपिथेलियल टिश्यू। लंग्स के अंदर ये वाली टिश्यू जो है आपकी एपिथेलियल टिश्यू है। स्किन में यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू मिल रही है, या ब्लड के उसमें आपके एपिथेलियल टिश्यूज मिल रही हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एपिथेलियल टिश्यू मिलती हैं। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है भाई, इसका काम है कि ये क्या करता है, एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। ये क्योंकि लेयर बनाती है तो बॉडी के अंदर अगर किसी को जाना है, वॉल्यूम के अंदर जाना है, तो इसको पार करना पड़ता है। सो द permeability of cell of various epithelial play an important role in regulating the exchange of material between body and external environment, so also between the different part of the body। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये लेयर बीच में आ गई है तो कोई भी चीज़ इसके थ्रू ही अंदर जाएगी और इसी के थ्रू ही बाहर आएगी, है ना। तो अंदर और बाहर जाने का काम जो रहेगा इसी पर्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू ही होता है, जो इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक। और ये क्या करता है, ये बहुत सारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स, मतलब बहुत सारे जो अदर टिश्यूज होती हैं उनको भी ये सेपरेट करने का काम करता है, एक दीवार की तरह, ठीक है। दो कमरे जैसे अलग अलग हो जाते हैं उसकी तरह। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप के बारे में बात करें तो ये कुछ इसके टाइप भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप है
सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसके अलावा ग्रैंडुलर एपिथेलियम, देन कॉलुमरल एपिथेलियम। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। अगर हम सिंपल स्क्वामस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये सिंपल सेल्स होती हैं और फ्लैट और थिन होती हैं। इनकी सेल्स क्या है, एकदम फ्लैट और थिन होती है और ये स्किन सेल इसकी स्केल्स को बनाती हैं, स्किन की स्केल्स को ये बनाएंगी और ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। इसमें कहाँ हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में। और ह्यूमन में जैसे कि माउथ है हमारा, है ना, ईसोफेगस है जिसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाने, फूड पाइप बोलते हैं जिसको हम। लंग्स है हमारा, लंग्स की एल्वेलाई जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। ब्लड एल्वेलाई जहाँ पे ब्लड मूव करता है। ऐसी जगहों पे हमको यहाँ पे फ्लैट टिश्यू देखने को मिलते हैं जो कि हैं सिंपल स्क्वामस टिश्यू। वही स्ट्रेटिफाइड जो होती हैं वो क्या होंगी, स्ट्रेटिफाइड जो होती हैं सेकंड टाइप, वो क्या करती हैं, ऊपर से नीचे तक लेयर्स बना देती हैं बहुत सारी, है ना। सो द स्किन जो हमारी स्किन की है यहाँ पे, वो स्किन जो है बेसिकली स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर ही बनी हुई है। ये क्या करते हैं, ये जो स्किन एपिथेलियम सेल्स होती हैं ये बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं जो कि वियर टियर मतलब बहुत ही खतरनाक कंडीशन में भी क्या करती हैं, खुद को सस्टेन रखती हैं। और ये क्या करेंगे, दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स एंड एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स बाय लेयर जो है ये बन जाती हैं, जिसके कारण ये वियर टियर में भी क्या कर पाती है, मतलब कुछ ज़्यादा खतरनाक कंडीशन में भी हमको बचा लेती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्यूबॉइडल और ग्रेनुलर का। तो क्यूबॉइडल्स जो होंगी वो बेसिकली क्यूब की जैसी होती हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्यूब की जैसी सेल्स होती हैं और ये आपको किडनी में मिल जाएंगे, किडनी की ट्यूब्यूल से मिल जाएंगी, आपके सलाइवरी जहाँ सलाइवा निकलता है वहाँ मिल जाएंगी ये। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वही ग्लैंडुलर जो होते हैं वो बेसिकली कैसे होंगे, एपिथेलियल सेल ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल। ग्लैंड सेल्स में ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमको देखने को मिलता है जो कि स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस को सीक्रेट करने का काम करती है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड्स एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, मतलब ये ग्लैंड्स को बनाने का काम भी करती हैं, इसीलिए इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एपिथेलियम की, जो कि क्या है, कॉलुमिनर एपिथेलियम। कॉलुमिनर कॉलम के जैसे दिखाई देंगे, है ना, पिलर लाइक स्ट्रक्चर रहता है इनका, है ना, टॉल एपिथेलियम होती है ये क्या करती हैं, इनके ऊपर सीलिया भी मिलता है, देखो यहाँ पे ये ऊपर क्या मिलेगा, सीलिया मिलता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको मिलता है उसको हम सीलिया बोलते हैं, ठीक। और ये हमको मिलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जो सांस लेने का जो ट्रैक्ट होता है उसमें ये कॉलुमिनर एपिथेलियम रहता है जिसमें सीलिया लगे हुए होते हैं, है ना। ये सीलिया करते हैं, मूव करते हैं, है ना, और म्यूकस को आगे की तरफ पुश करने का काम करते हैं, है ना। म्यूकस जो कि लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है जिसको पुश करता है आगे, है ना। बहुत सारे फंक्शन होते हैं उसके, ये किसी चीज़ को रोकने का काम भी वो करते हैं। सो बेसिकली हमारी बॉडी में जैसे कि इंटेस्टाइन और गट, है ना, ये इसकी जो लाइनिंग होती है, गट मतलब हमारा अंदर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ पे बात हो रही है, हाँ, खाने की जो पूरी आपकी लेयर मतलब जो पाइपलाइन है वो उसको हम गट बोलते हैं, ठीक। तो बेसिकली इनर लाइनिंग जो होती है वो कॉलमनर एपिथेलियम की ही बनी हुई होती है और इसका काम होता है चीज़ों को सीक्रेट करना और एब्जॉर्ब करना, ठीक है। सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों का काम कॉलमिनर एपिथेलियम यहाँ पे करती है। चलो हमारे हो गए अब कंप्लीट, यहाँ पे टिश्यू के बारे में आपको बता चुका हूँ। कनेक्टिव टिश्यू जो नेक्स्ट है वो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, हमारा एपिथेलियल पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब आते हैं हम यहाँ पे बिल्कुल नया कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सो स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि हमको नाम से समझ रहा है में आ रहा है, कनेक्ट करने का काम, सेपरेट करने का काम और सपोर्ट करने का काम करती है। दूसरे जो टिश्यूज होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, उन सभी को कनेक्ट करने का काम बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होती है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर में दो कंपोनेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के दो कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर ये बनता है, और पहचान भी सकते हैं इससे कि भाई यही कनेक्टिव टिश्यू है। पहला है इसमें मैट्रिक्स,
किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में एक मैट्रिक्स मिलेगा जो कि आपका हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। और इसके अलावा दूसरा पार्ट मिलेगा यहाँ पे सेलुलर पार्ट, है ना। जो मैट्रिक्स होता है वो क्या हो सकता है, जेली के जैसा हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है ना। डेंस और रिजिड हो सकता है। मैट्रिक्स एक्चुअल में जो है, अगर जेली जैसा रहेगा तो जेली जैसा वो बन जाएगा, फ्लूइड रहेगा तो वो बहेगा, डेंस रहेगा तो एक ही जगह पे इकट्ठा रहेगा। तो एक मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू में जरूर होता है। फिर दूसरा पार्ट होता है सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट मतलब सेल्स, है ना। वो जो पर्टिकुलर टिश्यू होता है उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जिसको हम सेलुलर पार्ट बोलते हैं, ठीक। और जो मैट्रिक्स होगा उसी में वो इम्बेडेंट रहेगा। मैट्रिक्स में जो स्पेस रहेगा, इंटरसेलुलर स्पेस जो रहते हैं उसमें वहाँ पे वो इम्बेडेंट रहेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक सेलुलर कंपोनेंट होता है और एक मैट्रिक्स होता है ना। तो अब ये मैट्रिक्स अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग टाइप का होता है, उसके बारे में बताऊंगा मैं, और कौन सी सेल होती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। कनेक्टिव टिश्यू अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हो सकते हैं। पहला यहाँ पे आप बगल में देखोगे ये ह्यूमन बॉडी। अब इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ब्लड का। किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड। पूरी बॉडी में बह रहा है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों, क्योंकि ये पूरी बॉडी में बह के सभी को कनेक्ट किया हुआ है, सबको कुछ ना कुछ काम क्या है दे रहा है, कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, वर्किंग करवा रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। तो बट इसमें देखोगे आप ये लिक्विड जैसा है। वही अगर आप बात करोगे दूसरे टाइप की कनेक्टिव टिश्यू, ये है बोन। अब भाई बोन को भी मैं कनेक्टिव टिश्यू बोल रहा हूँ, ब्लड को भी कनेक्टिव टिश्यू बोल रहा हूँ, तो आपको अंतर समझ में आ रहा है, एक हार्ड है और एक लिक्विड है। अब ये जो बोन है वो हार्ड है बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें जो मैट्रिक्स है वो कैसा, सॉलिड जैसा रिजिड है, और इसमें कैसा है, फ्लूइड है ना। तो इसीलिए इन दोनों में अंतर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे बोन्स में, तो बोन्स में अंदर भी आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप के आपको अंदर क्या मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तो लिगामेंट है बाकी इसके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू के टाइप की, कौन कौन सा टाइप हमको मिलते हैं। तो टाइप की बात करूँ तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, देन एरियुलर टिश्यूज और एडिपोज टिश्यू, ये सारे टाइप मिलते हैं हमको। अगर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं या फिर जिसको हम वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ये फ्लूइड होते हैं, है ना। जैसे कि ब्लड, ब्लड क्या होता है, फ्लूइड होता है। वही अगर मैं स्केलेटल की बात करूं, मतलब हमारा जो बोन है वो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम बना रहा है। और इसके अलावा कार्टिलेज, ये भी क्या होता है, ये भी सॉलिड सपोर्ट होता है, स्केलेटल बनाता है। तो कार्टिलेज भी स्केलेटल टिश्यू का एग्जांपल हो गया। वही डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर जिसको हम फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं, उसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा लिगामेंट, है ना, और टेंडन्स। तो टेंडन और लिगामेंट जो है वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। वही उसके बाद एरियुलर टिश्यूज रहेंगे और एडिपोज टिश्यूज रहेंगे, है ना। एरियुलर टिश्यू जो होते हैं बीच में स्पेस बनाते हैं, और एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली फैट को हम बोलते हैं, फैट जो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लड के बारे में, कि आखिरकार ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जो है या फिर आपका वेस्कुलर टिश्यू या फ्लूइड टिश्यू बोलते हैं वो क्या है। तो आप इसको देखो यहाँ पे, ये है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर यहाँ पे आपको वेन्स दिख रहे हैं, आर्टरीज दिख रहे हैं, और इनके अंदर पाइप के अंदर बहुत सारा मटेरियल है जो कि लिक्विड की तरह घूम रहा है आपकी बॉडी के अंदर, है ना। तो ये पूरा मटेरियल घूम रहा है, ये है ब्लड। ये क्या है, ब्लड। इस ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे कि ये कौन कौन सी सेल्स हैं यहाँ पे है वाइट ब्लड सेल्स। उसके अलावा आरबीसी भी होती है, जो रेड कलर की जो है वो आरबीसी है, और डब्ल्यूबीसी है ये आपकी दूसरी टाइप की सेल्स। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। इसके अलावा ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, है ना, ये भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पे, प्लेटलेट्स। भाई प्लेटलेट्स पता है, जो चोट लग जाती है ना, तो चोट लगने के बाद जो वापस से घाव भर जाता है उसमें कौन यूज होता है, प्लेटलेट्स। तो बेसिकली ब्लड क्लॉट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉटिंग में यहाँ पे प्लेटलेट्स यूज होते हैं। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो कैसा बना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, एक सेलुलर पार्ट होता है और एक मैट्रिक्स होता है। तो सेलुलर पार्ट तो यही है, या डब्ल्यूबीसी, है ना। और इसके अलावा आरबीसी, है ना। आरबीसी पता है क्या काम करता है, आरबीसी ब्लड में ऑक्सीजन को लेके इधर उधर घूमता रहता है ना, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ये करता है। तो अगर मैं बात करता हूँ ब्लड में, तो ब्लड में मैट्रिक्स मिलेगा। कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, फ्लूइड,
कैसा मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ पे? फ्लूइड मैट्रिक्स मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। देन प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर प्रोटीन होते हैं, सॉल्ट होते हैं और हॉर्मोन्स भी होते हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं इसी में, है ना। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे सेलुलर पार्ट का। सेलुलर पार्ट में आरबीसीज मिलेंगे विच इज रेड ब्लड कार्पकल्स। देन डब्ल्यूबीसी मिलेंगे वेट इज वाइट ब्लड कार्पकल्स एंड प्लेटलेट्स मिलेंगे। प्लेटलेट्स क्या करते हैं अभी बताया मैंने, ब्लड क्लॉट, है ना। डब्ल्यूबीसी पता है क्या है ये हमारे एक्चुअल में प्रोटेक्टिव हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं हमको, है ना। जब भी क्या हो जाता है, जब भी कोई हमला करता है हमारी बॉडी में, कोई आ गया बीमार करने के लिए, तो उसको मारने का काम करता है ये। जबकि ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करेगा? आरबीसी करेगा। फंक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ब्लड जो है वो फ्लो करता है, ये गैस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन को इधर से उधर पहुंचाने का मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। और जो सेल्स हैं उसके अंदर जब वेस्ट मटेरियल बनेगा तो उस वेस्ट मटेरियल को भी पूरी बॉडी के बाहर निकालने का काम भी यही करेगा। अब नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे, जैसे कि डायग्राम से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। स्केलेटल सिस्टम इसको हम बोलते हैं। बेसिकली कार्टिलेज और बोन जो है वो स्केलेटल टिश्यू के अंदर आते हैं, ठीक है। बोन के बारे में बात करें तो बोन का जो मैट्रिक्स होता है बहुत ही हार्ड होता है, जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनता है। अंडरलाइन कर लो इसको, बोन जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनेगा, और बॉडी में जो फ्रेमवर्क है और सपोर्ट सिस्टम है वो बोन ही बनाता है। इट ऑल्सो एंकर द मसल्स। इसके अलावा आपके जो स्केलेटन है उससे क्या कनेक्ट होते हैं? मसल कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण उनमें मूवमेंट हो पाती है। जैसे मैं अपने हाथ को घुमा फिरा रहा हूँ, है ना, तो क्यों कर पा रहा हूँ ये? क्योंकि उसमें जो हड्डी है, दैट मीन्स बोन, उसमें एक मसल जुड़ी हुई है, जिसके कारण क्या होता हूँ, मैं अपने ऑर्गन्स को मूव कर सकता हूँ। बोन जो होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल है, मतलब आसानी से क्या झुकती नहीं है, मुड़ती नहीं है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्केलेटल टिश्यू का। इस मतलब स्केलेटल टिश्यू में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली आपके बोन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज जो रहता है, कार्टिलेज एक्चुअल में कैसा है? फाइबर्स एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और कौन, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिन। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉन्ड्रिन। इसका जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, वो कॉन्ड्रिन से मिलकर बना होता है, जो कि क्या है? जो कि फाइबर और प्रोटीन है, ठीक है। इसमें इलास्टिसिटी देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? कॉन्ड्रिन है। अब यहाँ पे देखो, कार्टिलेज जो है थोड़ी सी इलास्टिक है, बट बोन इलास्टिक नहीं है। वहाँ पे बोन फ्लेक्सिबल नहीं है, बट कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है। अब आप बोलोगे भाई कार्टिलेज जो है कहाँ मिलेगा? तो देख लो यहाँ पे, आप देखोगे जो बोन होती है यहाँ पे, ये जो हड्डी है, हड्डी के नीचे यहाँ पे क्या मिल रहा है? कार्टिलेज मिल रहा है, ठीक है। हड्डी के नीचे यहाँ पे क्या मिल रहा है? कार्टिलेज मिल रहा है। वही हड्डियों में जो मसल्स है वो जुड़ी हुई रहती है, तो हड्डी में जो मसल्स जो है वो जुड़ी हुई है, तो वो टेंडन के थ्रू जुड़ी हुई है, ठीक है। किसके थ्रू जुड़ी हुई है? टेंडन के थ्रू। और हड्डी से, हड्डी जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है किससे? लिगामेंट से। तो बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट है। बोन के नीचे एक लेयर है जिसको हम कार्टिलेज बोलेंगे, जो कि इलास्टिक है। और बोन जो है वो मसल से जुड़ी हुई रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। चलो, टेंडन और लिगामेंट अभी थोड़ी देर पहले स्टडी हम मतलब बात करेंगे अभी हम। तो पहले क्या करें? पहले तो इसको देख लो, है ना। देखो अभी हम टेंडन और लिगामेंट के बारे में थोड़ी देर पहले बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज जो है वो बेसिकली कॉन्ड्रिन, जो प्रोटीन फाइबर है उससे मिलकर बना हुआ है, जिसके कारण उसमें इलास्टिसिटी होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोन्स बोलते हैं, है ना। जो सेल्स इसमें मिलती हैं, कार्टिलेज में सेल्स मिलेंगे वो कॉन्ड्रोन्स है। बोन में बेसिकली बोन सेल्स मिलती है, ठीक है। और कार्टिलेज में क्या मिलता है? कॉन्ड्रोन्स मिलता है। सो द सेल, दिस टिश्यू इज इलास्टिक एंड लेस हार्डर कंपेयर टू बोन। बोन से ये थोड़ी सी कम हार्ड होती है और इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे बोन के जॉइंट्स में ये मिलता है आपके नोज में, ईयर्स में, है ना, ट्रेसेस में और लैरिंक्स में ये हमको देखने को मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिलती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ग्रेट होती है। टेंसाइल में खींचने की पावर, अच्छे से खींचा जाता है ये, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इशू की, जिसको हम बोलते हैं DRCT, यानी कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। DRCT, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक है लिगामेंट और दूसरा है आपका टेंडन। तो यहाँ पे टेंडन है और ये है लिगामेंट। लिगामेंट और टेंडन दोनों है। सबसे पहले हम लिगामेंट की बात कर लेते हैं। ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती हैं और ये इलास्टिक होती हैं, है ना। और
इसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, है ना। येलो फाइबर्स इसमें मिलते हैं और ये बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करती है। भाई ये बोन है, ये दूसरी बोन है, दोनों को कनेक्ट करना है तो कौन करेगा, लिगामेंट ही इसको कनेक्ट करेगा। टेंडन की बात करते हैं तो टेंडन जो होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। लिगामेंट येलो फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, जबकि टेंडन जो है वाइट फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। और ये कैसे होते हैं, दे आर वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इनमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है और वाइट फाइबर ज़्यादा होता है इसमें। और ये इनइलास्टिक होती है, ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती, लिगामेंट के कंपैरिजन में कम इलास्टिक होती है। और ये बंडल ऑफ टिश्यूज, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। ये मसल और बोन को कनेक्ट करती है। आप देखो यहाँ पे मसल्स ये रही, है ना, और ये रही बोन, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या है, टेंडन है। तो टेंडन बेसिकली क्या करता है, हमारे मसल्स और हमारे बोन को कनेक्ट करने का काम करती है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिश्यू के बारे में, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू बेसिकली क्या करती है, स्किन, मसल्स और ब्लड वेसल के बीच में जो स्पेस मिलता है उनको भरने का काम यहाँ पे करती है ना। तो इट फाउंड बिटवीन, दो के बीच में, स्किन मसल्स हैं या फिर ब्लड वेसल्स के आसपास या नर्व्स के आसपास और बोन मेरो के आसपास जो स्पेस रहता है वहाँ पे बीच में ये टिश्यूज हमको देखने को मिलती हैं। ये हमारे ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, हमारे ऑर्गन्स को स्पेस में ये रहेंगी और सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती हैं और रिपेयर करने में भी ये हेल्प करती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू भाई नाम से याद कर लो, फैट, क्या स्टोर रहता है, फैट। देखो यहाँ पे ये एडिपोज टिश्यू में यहाँ पे येलो येलो क्या दिख रहा है, ये फैट दिख रहा है हमको। इसको हम एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये ओवल शेप की होती है, राउंड सेल्स है बेसिकली, इसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये इसमें फैट भरा हुआ रहता है ना। और इनकी जो सेल्स रहती हैं, एडिपोज टिश्यू जो सेल्स होती हैं वो कौन सी सेल्स होती हैं एडिपोज टिश्यूज में, एडिपोसाइट्स। एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट्स सेल्स होती हैं और इट इज़ फाउंड इन सबक्यूटेनियस लेयर बिलो द स्किन। स्किन के नीचे मिल जाएंगी, आपके हार्ट, दिल उसके पास आसपास मिल जाएंगी, ब्रेन के आसपास मिल जाएंगी, आपकी आईलेसेस उसके आसपास मिल जाएंगी। ये इंसुलेटर का काम करती हैं और बॉडी में से हीट को क्या करती हैं, हीट के लॉस को यहाँ पे प्रिवेंट करती हैं। तो यहाँ पे देखो एडिपोज टिश्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। और इसके अलावा जब हमको ज़रूरत पड़ती है, मतलब इस फैट तो बहुत सारा है भाई, फैट से हमको एनर्जी भी मिलती है, आपको पता है ना, फैट से हमको कभी कभी एनर्जी भी मिल जाती है। तो जब कंडीशन इतनी ख़राब रहती है कि भाई अब तो कोई खाना नहीं खाना, चीज़ें नहीं करना, तो क्या करती है, फैट को ही एज अ फूड हम यूज़ करने लग जाते हैं। तो एक फैट जो है वो रिजर्वायर है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज़ की। हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद हम हमें बात कर रहे हैं यहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज़ का, कि मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होती है। मस्कुलर मतलब मूवमेंट कराने वाली टिश्यूज़। सो मस्कुलर टिश्यू जो रहती हैं वो फिंगर आपके इलोंगेटेड, है ना, इलोंगेटेड सेल से मिलकर बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स बोलते हैं। लंबे लंबे सेल्स होते हैं इसमें, है ना, इलोंगेटेड और फाइबर की तरह, है ना, लंबे लंबे फाइबर की तरह सेल्स होते हैं और इसीलिए इसको हम मसल फाइबर बोलते हैं। मसल्स टिश्यू जो होती है बेसिकली हमारी बॉडी के मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है, मैं मूव कर पा रहा हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से, वाई, बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से ही मैं क्या कर पाता हूँ, खुद को मूव कर पाता हूँ। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कैसे मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, तो हम ये बोल सकते हैं मसल्स जो होगी वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है ना। ये जो मसल्स होती है ना, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के सेल प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। किससे मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटीन से। उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन ही हमारी बॉडी में मूवमेंट का कारण बन जाते हैं। ये हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है मसल्स के थ्रू, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें दो टाइप के प्रोटीन है, एक एक्टिन है और एक मायोसिन है। ये क्या करते हैं, बॉडी को या फिर मसल को रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मूवमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो पर्टिकुलर मसल्स है, ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो ये है रिलैक्स, अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे बाहर जाएगा वापस रिलैक्स, अब ये ऊपर जाएगा वापस से कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ अभी ये, अब क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कंटिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे क्या है, प्रोटीन है। कौन कौन सा प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन है। देन ये जो आपके मूवमेंट होते हैं, है ना, अभी मैंने आपको एक मूवमेंट बताया, ये दो टाइप के हो सकते हैं।
कौन कौन से? वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होंगे? वॉलेंट्री मूवमेंट्स जिसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर सकता है, हम अपने विल से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है, यहाँ मुंह मुड़ जाओ, ये मुड़ गया, इधर मुड़ जाओ, ये मुड़ गया, मैं क्या कर रहा हूँ? इस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये जो मूवमेंट जो मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ अपने कॉन्शियस माइंड से, इस टाइप के मूवमेंट्स को हम बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मूवमेंट। जैसे कि लिम्ब के मूवमेंट हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके मतलब ये सभी मूवमेंट क्या है? वॉलेंट्री मूवमेंट है। जैसे कि ये देखो, अपने पैरों को हम इस तरीके से मूव कर पाते हैं। अब यहाँ देखो ये मूव कर पा रहे हैं, तो ये एक्चुअल में वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट की बात करें तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट को हम अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि हम खाना खाते हैं, अपना फूड खाते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल से वो अंदर जाता है, तो भाई वहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है ये हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं भाई। खाना खाने के बाद कौन कंट्रोल कर रहा है? अपने आप हो रहा है। इसके अलावा ब्लड के अंदर ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो मूव हो रहा है वहाँ पे, तो क्यों हो पा रहा है? अपने आप हो रहा है। इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। और यहाँ पे जो मसल्स जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट करती हैं उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, और जो वॉलेंट्री मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं वो है वॉलेंट्री मूवमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फूड जो है अंदर की तरफ गया, है ना। ये फूड जो है अंदर की तरफ मूव करता जा रहा है। अब ये मूव करता जा रहा है तो कौन सा है यहाँ पे? इनवॉलेंट्री मसल्स यहाँ पे यूज हो रही हैं। ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ब्लड कंटिन्यूसली मूव करता है, तो वो भी वही है ना। मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि मसल टिश्यू कितने टाइप की होती हैं। तो इसको 3 टाइप में डिवाइड हम कर सकते हैं: स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। कितना टाइप में डिवाइड कर सकते हैं इसको? हम 3 टाइप में हम मसल को डिवाइड कर सकते हैं: स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। तो स्केलेटल मसल जो होती हैं वो इस टाइप से हड्डियों में जुड़ी रहती हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? अपनी कॉन्शियस विल से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, एकदम फाइबर की तरह, है ना। कोई ब्रांच नहीं है, और इसमें न्यूक्लियस देखो, बहुत सारी न्यूक्लियस है इसमें। ये एक सेल है फाइबर की तरह जिसमें न्यूक्लियस है बहुत सारे, और क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो स्केलेटल मसल जो हड्डियों में जुड़ी रहती हैं और हम उसको कॉन्शियस विल से मूव कर सकते हैं। कार्डियक मसल जो होती है उसको हार्ट की मसल्स को बोलते हैं। ये बेसिकली हार्ट की मसल्स हैं जो कि कार्डियक हैं। और इनके स्ट्रक्चर को देखें तो ये कैसे होते हैं? ये ब्रांच होते हैं। देखो ये 2 सेल्स हैं, ये क्या होंगी? ब्रांच हो गई हैं। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, बट इसमें वो ब्रांचिंग है, ठीक है। और इसमें देखो स्ट्रिप्स भी हमको दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं, है ना। देन उसके बाद आते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो कि कैसी होती हैं? ये देखो कार्डियक मसल भी को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। कार्डियक मसल को हम अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप वो चलती जाती हैं। स्केलेटल मसल्स को जबकि हम क्या करते हैं? कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल जो होती हैं वो ऑर्गन्स के अंदर होती हैं। जैसे ये देखो, इस ऑर्गन के अंदर जो सेल मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। इनको भी हम अपने कॉन्शियस विल से कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब ये भी इनवॉलेंट्री टाइप की मसल्स होती हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। इस टाइप की बहुत सारी सेल्स आपस में ज्वाइंट करके क्या बना लेती हैं? ये बना लेती हैं क्या? कंप्लीट एक फाइबर, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे लास्ट कॉर्नर में देखो, स्पिंडल की तरह है। स्पिंडल मतलब क्या होता है? कॉर्नर। कॉर्नर से क्या? पतला सा। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेटेड मसल की, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं इनमें बैंड्स होते हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड। जैसे देखो यहाँ पे ये जो 2 बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये है डार्क और ये है लाइट। तो लाइट बैंड और डार्क बैंड इसको कंटिन्यूसली दिखाई देते रहेंगे, इसीलिए इसको हम स्ट्रिप या फिर स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। इनमें आप देखोगे कि न्यूक्लियस भी मिलता है इसमें, है ना। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिल रहा है यहाँ पे। ये जो शेप होता है इनका कैसा होता है? लॉन्ग, है ना, लॉन्ग तो है ही। देन सिलेंडर की तरह, ये देखो सिलेंडर की तरह है। अनब्रांच मतलब यहाँ पे बगल में कोई ब्रांच नहीं है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसमें है, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो स्ट्रेट मिल रहे हैं, जिसको हम डार्क बैंड और लाइट बैंड बोल रहे हैं, इसको हम स्ट्रेशियंस भी बोलते हैं। ये जो होती हैं वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि बाइसेप्स को हम यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। देन इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को। ये हमारे लिम्स में प्रेजेंट होता है ना। ये मसल जो होती हैं टायर्ड हो जाती हैं और इनको ज़रूरत पड़ती है रेस्ट लेने की, मतलब हम थक जाते हैं, क्योंकि ये मसल्स भी क्या होती है? थक जाती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कार्डियक मसल का। कार्डियक मसल जो होती है हार्ट की मसल्स होती हैं। स्ट्रक्चर देख लो आपका, देखो ब्रांच है ये,
है ना। और इसमें भी स्टेशन मिलते हैं, है ना, बट कम स्टेशन मिलते हैं इसमें, और न्यूक्लियस जो है एक सेल में मिलेगी। तो ये जो होते हैं कार्डियक मसल, ये सिलेंड्रिकल होते हैं भाई, ठीक है, सिलेंड्रिकल तो है ही। ब्रांच होंगे और यूनिन्यूक्लिएट होंगे, मतलब एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, जबकि उसमें एक सेल में ज़्यादा न्यूक्लियस थे। ये ब्रांच होंगे और इंटरकलेटेड डिस्क इनमें मिलेगी, मतलब इंटरकलेटेड डिस्क मतलब यहाँ से जो जहाँ से जुड़ रहे हैं उसको हम बोलेंगे। देन ये हार्ट में मिलती हैं, हार्ट की जो वॉल है इसी में मिलेंगी, और ये इनवॉलंटरी होती हैं, मतलब अपने आप चलती जाती हैं। और ये जो होती हैं रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये कभी थकती नहीं है भाई। ये थक गए तो हार्ट बंद हो जाएगा, ये थक गए तो क्या हो जाएगा, हार्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स जो होती हैं बेसिकली देखो यहाँ पे स्पिंडल शेप में होती हैं, इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। कॉर्नर में क्या होता है, पतले हो जाते हैं, तो इसको स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है। तो स्पिंडल शेप्ड मसल्स होती हैं ये, और बहुत सारी सेल्स जो होती हैं आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्मूथ मसल जो होंगी वो यूनिन्यूक्लिएट होंगी और स्पिंडल शेप जैसी होंगी। ये अनस्ट्रेटेड होती हैं, मतलब इसमें कोई डार्क बैंड लाइट बैंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। और सच मसल्स आर फाउंड आपका स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर और ब्रोंकाई, मतलब आपका स्टमक जहाँ पे खाना जाता है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ भी खाना जाता है, यूरिनरी यूरिन वगैरह बाहर निकलता है जिससे, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई मतलब जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो आपकी पाइपलाइन होती है वो वहाँ पे ब्रोंकाई है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसी मसल से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करता है एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब जब फूड अंदर की तरफ जाता है तो इसी मसल्स की हेल्प से ही वो अंदर जाता है, और उस मूवमेंट को हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसके अलावा ये कैसी होती है, इनवॉलंटरी होंगी, ऑब्वियसली इनवॉलंटरी होंगी यार, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना चीज़ें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नर्वस टिश्यू की, नेक्स्ट मसल, सॉरी नेक्स्ट आपका टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये है हमारा ब्रेन। भाई देखो इस फुटबॉल के साथ इसको काम करना है, तो भाई इसको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, सारी मसल्स अच्छे से काम करें, बोन्स अच्छे से काम करें, हमारा बैलेंस, बॉडी का बैलेंस अच्छे से काम करे। ये सब चीज़ें करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी हमारे ब्रेन की, मतलब नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू जो होता है वो हमारा पूरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बना हुआ होता है। हमारी बॉडी में यहाँ पे होता है ब्रेन, इसके बाद यहीं से जुड़ा हुआ रहता है रीढ़ की हड्डी से पीछे जाता है वो, किसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स जो हैं पूरी बॉडी में फैली रहती हैं, है ना। तो ये होता है हमारा पूरा नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बना हुआ है ना। जो नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन। तो ये देखो हमारी बॉडी के अंदर ये है हमारा ब्रेन, ये पीछे से यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड, और फिर यहाँ से बहुत सारी क्या निकली रहती हैं, नर्व्स, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की, तो देखो ब्रेन यहाँ पे कैसे काम करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर जाती है आपके सेंसिटिविटी ऑर्गन से, है ना। जैसे ही हमारा सेंसिटिव ऑर्गन जो रहता है वो उससे इंफॉर्मेशन जो रहती है ब्रेन तक जाती है, ब्रेन उसको फिर क्या करता है, कैलकुलेट करता है और फिर वापस से उसको क्या करता है, रिस्पॉन्ड देता है। जैसे कि यहाँ पे देखो अगर कोई चीज़ इस तरीके से हम छू लें गलती से तो क्या होगा, हम पीछे हट जाएंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ ब्रेन। सो नर्वस टिश्यू जो होता है वो आपके सेंसेशन के लिए, है ना, कॉन्शियसनेस के लिए, आपकी मेमोरी, आपका इमोशन, ये सब जो है नर्वस टिश्यू से ही जुड़ा हुआ रहता है। ये बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू है एनिमल में, जो कि स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, साउंड आ रहा है, तो साउंड के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड देंगे। तो साउंड क्या है, स्टिमुलाई है। इसके अलावा यहाँ पे देखो गर्म चीज़ है, ये क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है इसमें, तो ये एक स्टिमुलाई है। जब भी इसको छुएंगे तो भाई हम अपना हाथ पीछे कर लेंगे। तो क्यों करेंगे, बिकॉज ये स्टिमुलाई है, इसके अगेंस्ट में हमने क्या दिया है, रिस्पॉन्स दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूरॉन टिश्यू आखिरकार कौन सी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से। सो जो सेल्स जो पूरे न्यूरॉन को बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल बोलते हैं। इसी से पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे एक सिर की तरह हेड मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस मिलेगा,
सेल बॉडी जो रहती है वो ब्रांच हो जाती है कॉर्नर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। सेल बॉडी का एक स्पेसिफिक हिस्सा क्या करता है, एक्सटेंड करता है और बनाता है एक्सॉन, और एक्सॉन जो है लास्ट में जाके फिर ब्रांच हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, नर्व एंडिंग, है ना। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे बीच में सेल्स होते हैं, जिसको हम सैचवान सेल भी बोलते हैं, है ना, माइलिन सेट, क्या बोलेंगे, माइलिन सेट। तो बेसिकली ये नर्व का एक पूरा का पूरा एक आपका डायग्राम है। डायग्राम को थोड़ा देखते हैं हम यहाँ पे। जो सेल बॉडी होगी बीच में, ये रही सेल बॉडी, इसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसमें शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट बोलेंगे। जो यहाँ पे एक्सॉन है वो हेयर लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको जो कि एक सीथ से मिलकर जुड़ा रहता है ना, ये क्या है, सीथ है जो आपके एक्सॉन में कवर करेगा। इसके अलावा यहाँ पे फाइन ब्रांच होंगी लास्ट में, जिसको हम क्या बोलेंगे, आप मतलब फाइन ब्रांचेस एट द एंड ऑफ एक्सॉन, जिसको हम क्या बोलेंगे, नर्व एंडिंग। तो बेसिकली नर्व एंडिंग के बारे में समझ में आ गया होगा कि जो एक्सॉन होता है वो आखिरी में ब्रांच हो जाता है, इसी ब्रांच को क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग बोलते हैं। देन नेक्स्ट न्यूरॉन जो होगा यहीं से कनेक्ट रहेगा, ये जो यहाँ पे लास्ट का पोर्शन है ना, यहीं से फिर ये दूसरा न्यूरॉन जो रहता है कनेक्ट होता है नर्व एंडिंग से ही, ठीक है। एंड द और नर्व एंडिंग के उसमें जो जुड़ता है तो उसमें बीच में थोड़ा सा गैप बच जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सेस बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई एक न्यूरॉन ये है, ठीक है, अब इसका क्या, ये एंड है। अब इससे क्या होगा, दूसरा न्यूरॉन कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे देखो, ये एक न्यूरॉन का एंड है और ये दूसरा न्यूरॉन है। तो दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है और पहले न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग होता है, यहीं से ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और यहीं पे क्या मिलेगा हमको, गैप मिलेगा। इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। तो बेसिकली ये होगा हमारा साइनेप्सिस। साइनेप्सिस बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपका एक गैप रहता है, ठीक है। अब इसके दूसरा न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन से फिर अगले न्यूरॉन फिर जुड़ जाएगा, इस तरीके से एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक नेटवर्क रेडी हो जाएगा। सो नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन is very closely placed to the dendron to another neuron and carry impulses from one to another neuron in the form of electromagnetic wave। यहाँ पे एक important point क्या होता है कि यहाँ से क्या होगा कि जैसे कुछ हुआ है ना, जैसे किसी ने, जैसे टेम्परेचर है यहाँ पे, है ना, एकदम से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा, तो ये इन्फॉर्मेशन नर्व के पास गई। नर्व ने क्या करा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट किए। क्या जनरेट किए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग में जाएगा, नर्व एंडिंग से फिर क्या होगा, ये सिग्नल जो रहेंगे केमिकल में कन्वर्ट होंगे, और केमिकल जो रहेंगे वो वापस अगले न्यूरॉन तक जाएंगे कि उसके डेंड्राइट तक, और इसके जाने के बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन तक जाएंगे, फिर अगले तक, फिर इसी तरीके से फिर एंड तक जाएंगे, फिर यहाँ केमिकल में कन्वर्ट होंगे, और फिर ये केमिकल जो रहेंगे अगले डेंड्राइट तक जाएंगे, फिर ये सेल बॉडी तक जाएंगे, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी, और फिर ये इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से जो मैसेज है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ट्रांसफ़र करता चला जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो वन शॉट में हमने इसको कंप्लीट किया है, आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, और बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, और एग्ज़ाम ज़रूर दें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।